हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेंजू फैन फिक्शन अ गेम ऑफ पावर। अगर आपने इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कहानी में चल क्या रहा है। और बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है बिच्छू और जाओ से, जो भूत घाटी के जंगल के बाहर थे। जाओ बिच्छू से बोलता है, तुमने ये घटिया शर्त क्यों रखी? तुम क्यों चाहते हो कि मैं इस भूत घाटी के जंगलों के अंदर जाऊं और उस राजा से भीख मांगूं? बिच्छू एकदम शांत है। फिर वो कहते हैं, इसे भीख नहीं, इसे मदद मांगना कहते हैं। जाओ गुस्से में मुंह बिगाड़ता है और कहता है, मदद? इससे भीख मांगना कहते हैं। मैं उस राजा से भीख मांगने जा रहा हूँ। मुझे उससे नफरत है। मुझे तो उसको देखना भी नहीं था। मैं तो उसे जान से मारना चाहता हूँ। बिच्छू कहता है, तुम्हारे लिए सही है ना तब तो। अगर तुमने उसको देख लिया तब तुम उसे मार पाओगे। तुम तो उसका चेहरा ही नहीं जानते। अगर वो तुम्हारे पास में भी खड़ा हो तो तुम्हें क्या पता चलेगा? अगर वो राजा मैं ही हूँ तो तुम्हें क्या पता चलेगा, क्योंकि तुमने तो कभी भूत घाटी के राजा को देखा ही नहीं। जाओ जिसू तो ये बात सोचने लगता है। फिर वो कहता है, अच्छा तुम कैसे हो सकते हो? वो तो हजारों सालों से जी रहा है। बिच्छू मुस्कुराता है और कहता है, क्या पता कि वो हजारों सालों से जी रहा है कि नहीं। और ये कहते ही अंदर जाने लगता है। जाओ जिसू कहता है, क्या मतलब? और ये कहते ही बिच्छू के पीछे जाने लगता है। अब वो दोनों काफी जंगल के अंदर चले गए होते हैं। जाओ जिसू जंगलों को देखता है और बिच्छू से कहता है, लग ही नहीं रहा है कि सुबह हो रही है, ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। भूत घाटी का जंगल बहुत ही काला था, बहुत घना। उसको देख के तो कोई भी डर जाए। वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी रहा करते हैं। जाओ जिसू प्रिंस से कहता है कि तुम इसके पास रह कैसे लेते हो? ये तो बहुत ही घनी जंगल है और डरावनी भी। बिच्छू मुस्कुराता है, जाओ की तरफ देखता है और कहता है, डरावना तो तुम लोग हो, ये जंगल नहीं। मुझे यहाँ पे डर नहीं लगता, पर तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा लगता है। जाओ बिच्छू से कहता है, तुम हमसे डरते हो? बिच्छू कहता है, नहीं, मुझे तुमसे घिन ज्यादा आती है। जाओसू और कुछ कहता उससे पहले जंगलों से आवाज आने लगती है। बिच्छू कहता है कि शांत हो जाओ और एक जगह खड़े हो जाना। जाओ बोलता है, क्यों? बिच्छू बोलता है, बस मेरी बात मानो। तभी जंगलों से वही ब्लैक पैंथर बाहर आता है। वो पैंथर बहुत ही बड़ा था, बहुत ही हट्टा कट्टा। जाओ अपनी तलवार निकाल देता है। बिच्छू कहता है, क्या कर रहे हो? जाओ कहता है, अगर इसने हमला किया तो हम इसे मार डालेंगे। बिच्छू कहता है, इस पे हमला करने का सोचना भी मत। कहा जाता है कि ये ब्लैक पैंथर राजा का वफादार है। जाओ जिसू मुस्कुराता और कहता है, तब तो और मजा आएगा ना, उसको भी तो पता चले कि अपनों को खोने का दर्द। बिच्छू कहता है कि क्रोध इंसान का दुश्मन होता है। तुम अपना ये गुस्सा शांत रखो। अगर तुमने इसको अभी मार दिया तो हम मदद नहीं ले पाएंगे। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? इसकी जान लेके लाखों की जान लेना चाहते हो या फिर इसको छोड़ के लाखों की जान बचाना चाहते हो? जाओ जिसू ये बात सुन के अपनी तलवार को अंदर रख लेता है। बिच्छू उस ब्लैक पैंथर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हमें आपके राजा से मदद चाहिए। हमने सुना है कि आप राजा के बहुत खास हैं, तो क्या आप हमारा संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं? हमें मदद चाहिए। और ये कहते ही बिच्छू एक लेटर निकालता है और उस ब्लैक पैंथर के सामने रख देता है। ब्लैक पैंथर उस लेटर को अपने मुंह में पकड़ लेता है। अपना ब्लैक पैंथर जाने ही वाला रहता है, तभी जाओ जिसू तेज चिल्लाता है और कहता है, और ब्लैक पैंथर रुक जाता है। जाओ जिसू उस पैंथर के पास जाता है, उसकी आंखों से आंखें मिलाता है और कहता है, बोल देना अपने राजा से कि मुझे नफरत है उससे, और अगर वो मुझे दिख गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो हमारी मदद कर रहा है पर वो खराब भी है, इसलिए हाँ, मुझे वो पसंद नहीं। जाओसू और कुछ कहता है उससे पहले बिच्छू उसको दूर कर देता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम? वो हमारी मदद नहीं करेगा, समझ गए? जाओसू कहता है, ये ब्लैक पैंथर बोल सकता है क्या? बिच्छू कहता है, नहीं। जाओ कहता है, तो ये सब बातें बोलेगा कैसे? मैंने कोई लेटर में तो लिखा नहीं है, ये तो मैंने अपने मुंह से बोला है। और अगर बोल भी दे तो भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ तो करता हूँ। और मैंने लेटर दे दिया है तो मेरा काम खत्म, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहते ही जाओ जिसू प्रिंस को अपने बिच्छू को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। बिच्छू कहता है, पागल है ये लड़का। ब्लैक पैंथर वहाँ से चला जाता है। फिर बिच्छू वहीं के एक टूटे हुए पेड़ पे बैठ जाता है। अब कहानी सिर्फ जाओ पे होती है, जो उन जंगलों से बाहर निकल रहा होता है। जाओ सोच रहा होता है, बिच्छू में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। उसे कैसे पता कि ये ब्लैक पैंथर राजा का खास है? उस राजा के बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, तो उससे कैसे पता? जाओ कहता है, कहीं बिच्छू ही तो यहाँ का राजा नहीं? फिर जाओ कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो उसको बचपन से देखा है, वो नहीं हो सकता। अब जाओ जिसू को ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। वो आसपास देखता है तो उसे कोई नहीं देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही ब्लैक पैंथर जाओ जिसू को पीछे से देख रहा होता है। अब जाओ जिसू फाइनली उस जंगल से बाहर निकल जाता है। जाओ जिसू उस जंगल के अंदर देखता है और कहता है, एक दिन मैं यहाँ पे आग लगा दूंगा। और ये कहते ही एक अजीब सी स्मेल देख के वहाँ से चला जाता है। अब कहानी सिर्फ अपने बिच्छू पे होती है। बिच्छू अभी भी वहीं पे बैठा था। बिच्छू के कंधे पे अचानक से
कोई हाथ रखता है। जब बिच्छू पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे अपना वैन केजिंग रहता है। वैन केजिंग बिच्छू से कहता है, तुम्हें नहीं पता ये भूत घाटी का जंगल है, तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ का राजा तुम्हें मार के खा जाएगा। बिच्छू के चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं रहता है। बिच्छू कहता है, मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं उससे मार दूंगा। वैन केजिंग कहता है, अच्छा। बिच्छू कहता है, हाँ, और ये कहते ही उड़ जाता है और वैन केजिंग का कान पकड़ लेता है। बिच्छू कहता है, ये नाटक कब से सीख लिया तुमने? वैन केजिंग कहता है, अरे मेरे कान छोड़ो यार, दर्द होता है। बिच्छू कहता है, इतने बड़े भूत घाटी का राजा एक छोटा सा दर्द नहीं झेल सकता। अरे कहते ही बिच्छू वैन का कान छोड़ देता है। वैन कहता है, अरे यार कान लंबे हो जाएंगे ना, तो वैसे भी सब मुझे दानव मानते ही हैं और भी मानने लग जाएंगे। बिच्छू कहता है, वो सब पागल हैं, उनकी बात मत सुनो। फिर बिच्छू वैन को वही किताब देता है जो उसने गाओचन को दिखाया होता है, जिसमें उस बीमारी के बारे में लिखा हुआ होता है। कहता है, धन्यवाद ये देने के लिए, नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। बिच्छू कहते हैं, हमारे पूर्वज तो हमारे लिए कुछ करके नहीं गए हैं, बस अपने तारीफों के पुल बांध के जरूर गए हैं कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, पर कुछ बीमारियों के बारे में तो लिखा ही नहीं है। वैन मुस्कुराता है और कहता है, अपने पूर्वजों के बारे में ऐसा बोलते हैं? बिच्छू बोलता है ही ऐसे, गाली खाने के लायक ही है। वो तो मेरे संस्कार है कि मैं उन्हें गाली नहीं देता, पर ये तो बोल सकता हूँ ना। वैन मुस्कुराता है। बिच्छू वैन के फिर से कान पकड़ लेता है और कहता है, वैसे अचानक से इन लोगों के सामने क्यों आना चाहते हो, और तुम क्यों चाहते हो कि जाओ जिस तुम्हारे सामने मदद मांगने आए? वैन कहता है, फिर से कान पकड़ लिया, लंबे हो जाएंगे, तेरे दोस्त को सब दानव समझेंगे। बिच्छू कहता है, बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे इस खाली दिमाग में? वैन कहता है, कान छोड़ो फिर बताऊंगा। बिच्छू कान छोड़ देता है और कहता है, अब बताओ। वैन कहता है कि मैंने जाओ जिसू की तारीफ बहुत सुनी थी, मैं उसे बस देखना चाहता था, और सच्ची में उसकी सुंदरता के आगे तो सब कुछ फेल है। उसकी आंखें सच्ची में देखो तो देखते रह जाओ, इतनी गहरी है, और डर नाम की तो कोई चीज नहीं है। उसकी निडरता मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये कहते ही वैन मुस्कुरा रहा होता है। बिच्छू कहता है, अच्छा ठीक है, उसकी तारीफों के पुल तो तुमने बांध दिए, अब ये कहो क्यों आना चाहते हो सबके सामने अचानक से? बिच्छू कहता है, तुम्हें पता है ना वो सब कैसे हैं? वैन कहता है, मुझे पता है। बिच्छू कहता है, तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हारी मम्मी कितना गुस्सा होगी ये बात सुन के। वैन मुस्कुराता है और कहता है, मना लूंगा, आखिर वो मेरी माँ जो है, और वैसे भी सारे इंसान खराब नहीं होते, तुम्हें ही देख लो, मैं तुम्हें कितने सालों से जान रहा हूँ, पर तुमने आज तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, या फिर मेरे बारे में बाहर के लोगों को कुछ नहीं बताया, तुम हमेशा मेरे साथ थे। बिच्छू मुस्कुराता है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब बिच्छू के माँ को अंदर भेज दिया गया होता है भूत घाटी के अंदर, तभी रात को बिच्छू भी भूत घाटी के अंदर जाता है और पागलों की तरह अपनी माँ को आवाज़ देने लगता है, पर उसको उसकी माँ मिलती नहीं है। बिच्छू पे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी चोट लग जाती है। तब फर्स्ट टाइम वैन उसके सामने आया था। वैन उस समय छोटा ही था, वो दोनों ही 11 साल के थे। बिच्छू को नीचे गिरा हुआ देख के वैन अपनी हाथ देता है और कहता है, हाथ दो, उठ जाओ तुम। बिच्छू उसका हाथ नहीं लेता और कहता है, तुम यहाँ के हो? तुम यहाँ पे रहते हो? तुम कहाँ से हो? तुम बाहर से आए हो या फिर तुम यहीं पे रहते हो? वैन डर के कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं तो यहाँ पे नहीं रहता। वैन बहुत ही डरा हुआ था उस समय, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी इंसान से बात कर रहा था। बिच्छू चिल्ला के कहता है, तुम्हारे कपड़े हमारे कबीले के नहीं हैं। वैन बहुत घबराया हुआ होता है। वैन कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। बिच्छू हाथों हाथ उड़ता है और वैन के सिर पे हाथ रख लेता है और कहता है, तुम अगर यहाँ के भी हुए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे बता सकते हो मेरी माँ ठीक है या फिर यहाँ के राजा ने मेरी माँ को खा लिया। वैन अपनी नज़रें झुका लेता है। बिच्छू को ये देख के लगता है कि उसकी माँ मर चुकी है। बिच्छू बहुत रोने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर बिच्छू गुस्से में उठता है और वैन को मारने लगता है। कहता है कि तुम लोग शैतान हो, तुमने मेरी माँ को कैसे खा लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वैन चुपचाप मार ही खा रहा होता है। बिच्छू उसको बहुत मारता है पर वैन कुछ नहीं बोलता। फिर बिच्छू थक हार के छोड़ देता है। वैन कहता है, तुम नाइट को बिना किसी को कुछ बताए आ सकते हो? बिच्छू कहता है, क्यों? वैन कहता है, कृपया करके आ जाना। और ये वैन यही कहते हैं वहाँ से चला जाता है। फिर नाइट का वक्त होता है। बिच्छू वहाँ पे जाता है तो बिच्छू देखता है कि एक औरत वहाँ पे बैठी हुई थी। बिच्छू उसके पास जाता है तो बिच्छू देखता है कि वो उसकी माँ थी। बिच्छू की माँ बिच्छू को देख के बहुत खुश हो जाती है और गले लगा लेती है। अब ना वैन भी वहीं पे आ गया था, पर वो थोड़ा दूर खड़ा था। बिच्छू वैन को देख के मुस्कुराता है और तब से ही वैन और बिच्छू एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। और ये फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। बिच्छू वैन से कहता है कि ठीक है, अब जो तुम्हें वहाँ पे संदेश पहुँचाना है, लेटर दे दो, मैं संदेश पहुँचा दूंगा। वैन एक लेटर देता है और कहता है, आराम से पहुँचा देना। बिच्छू कहता है, इसमें लिखा क्या है?
वैन कहता है कि कुछ अपने फ़ायदे का चीज़। बिच्छू कहता है तुम्हारे फ़ायदे का चीज़, ऐसा क्या हो सकता है, मैं पढ़ सकता हूँ। और ये कहते ही लेटर खोलने वाला रहता है। वैन कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं पढ़ोगे, वहीं पे जाके सबके सामने पढ़ देना, ओके। और ये कहते ही वैन वहाँ से भाग के चला जाता है। बिच्छू तेज चला के कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है, जंगलों में इतना तेज भागा नहीं करते। पर वैन सुनता नहीं है और भाग के जाने लगता है। बिच्छू कहता है पागल ही है ये लड़का, लगता ही नहीं है कि यहाँ का राजा है। फिर ये कहते ही बिच्छू भी उन जंगल से बाहर निकल जाता है। अब बिच्छू अगले दिन गाओचोन के पास वो संदेश लेके चला जाता है। बिच्छू गाओचोन से कहता है कि भूत घाटी से एक संदेश आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। गाओचोन कहता है हाँ सुनाओ। बिच्छू अब पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेटर में लिखा हुआ था कि वाह तुम लोग तो हमें शैतान मानते थे ना, अब उन शैतानों से ही हेल्प ले रहे हो, किस्मत भी ना बड़ी अजीब चीज़ है, क्या कुछ करवा देती है। और ये बात तो सुन के जव को गुस्सा आने लगता है। जव मन में ही कहता है इसलिए मैंने मदद मांगने से मना किया था, शैतान लोगों से मदद नहीं मांगते, अब घमंड खा रहा है। आगे लिखा हुआ था कि ठीक है मैं मदद कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। गाओचोन कहता है शर्त, किसी शर्त? बिच्छू बोलता है मैं आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ, मैंने इसको पहले खोला नहीं था तो मुझे पढ़ने दीजिए। गाओचोन कहता है हाँ हाँ पढ़ो। बिच्छू कहता है कि शर्त ये है, और ये कहते ही वो रुक जाता है। बिच्छू भी शौक रहता होता है कि वैन ने ऐसी शर्त रखी। गाओचोन कहता है कि क्या शर्त है बोलो। बिच्छू कहता है कि उनकी शर्त है कि यहाँ की किसी शख्स से वो शादी करके अपने भूत घाटी ले जाएंगे। और ये सुन के सब शौक। गाओचोन कहता है क्या? जाओ जिसू भी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या एक इंसान को यहाँ से ले जाएंगे शादी करके और अपनी गुलाम बना कर रखेंगे, या फिर भूख लगने पे उसे खा जाएंगे? जाओ जिसू बहुत गुस्से में रहता है। बिच्छू कहता है मुझे नहीं पता, पर शर्त यही है। बिच्छू भी मन में सोच रहा होता है वैन ने ऐसी शर्त क्यों रखी, वैन शादी करना चाहता है वो भी यहाँ के लोगों से। बिच्छू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और सारे लीडर तो शॉक हो गए होते हैं कि अब क्या करें, उनके पास जवाब नहीं रहता। किसी की बलि चढ़ाए, मतलब एक तरीके से बलि चढ़ाना हुआ उसे भूत घाटी भेज के। बिच्छू बोलता है आगे लिखा हुआ है कि अगर शर्त मंजूर है तो हमें हाँ भेज दे, ताकि हम अगले दिन ही आके ये सब प्रॉब्लम ख़त्म कर सकें। गाओचोन थोड़ा वक्त मांगता है। अब सारे लोग, सारे लीडर, सारे कबीले के सोच रहे होते हैं कि क्या करें क्या करें। वहाँ पे बिच्छू भी रहता है। सारे लीडर सोच ही रहे होते हैं। जाओ जिसको कहते मना करो, जाहिर सी बात है हम कोई उपाय ढूंढेंगे, पर हम एक लड़की को जिंदगी खराब करने के लिए भेज कैसे सकते हैं? पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा क्या नहीं, पत्नी बना के रखेगा या फिर गुलाम या फिर अपना खाना। सैनसन कहता है अब कुछ नहीं कर सकते, एक लड़की को तो बलि चढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि हमारी जिंदगी का तो सवाल है। जाओ जिसको गुस्से में कहता है जिंदगी जिंदगी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। बिच्छू तो यही सोच रहा होता है अभी भी कि क्या वैन को क्या सूझा है जो उसने शादी का शर्त रखा है। अब वहाँ पे आपस में ही सब लड़ाई करने लगते हैं। गाओचोन गुस्से में बहुत तेज चिल्लाते हैं और कहते हैं बस मैंने सोच लिया है, किसी की बलि चढ़नी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है और इतना वक्त भी नहीं है कि हम उपाय ढूंढ पाए। पता नहीं कितने लोगों की जान जा रही है, सबकी जान जाए इससे अच्छा कोई एक अपनी बलि चढ़ा दे। जाओ जिसको गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है हमेशा यही होता है, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। बाहर ही उसको काउवेनिंग दिखता है। काउवेनिंग कहता है आप इतने गुस्से में क्यों हो? जाओ जिसको कहता है कुछ नहीं, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। गाओचोन बिच्छू से कहता है कि ठीक है लेटर पहुंचा देना कि हमें उसकी शर्त मंजूर है, वो आके ये सब प्रॉब्लम देख के उसको सही करके जाए। बिच्छू कहता है ठीक है। बिच्छू वैन के पास जाता है और कहता है कि गाओचोन मान गया है, वो चाहता है कि तुम कल ही आके वो सब देख लो। वैन कहता है ये हुई ना अच्छी बात। बिच्छू फिर गुस्से में कहता है पर ये तुमने ये शर्त क्यों रखी है? कितनी शर्त है? तुम्हें शादी करनी है तो मुझे बोलते, तुम वहाँ की किस लड़की से शादी करना चाहते हो? वैन बिच्छू के सर पे हाथ रखता है और कहता है देखते जाओ सब शौक हो जाएंगे। अरे कहते ही वैन वहाँ से जाने लगता है। बिच्छू कहता है जवाब तो देते जाओ, पर वैन बिन कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बिच्छू कहता है कि ये लड़का सच्ची में पागल हो गया है, इसकी माँ इसको पक्का बहुत डांटेगी, और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। बिच्छू अगले दिन गाओचोन के पास जाता है और कहता है वहाँ का राजा यहाँ पे आ रहा है, और ये बात आग की तरह पूरे कबीले में फैल जाती है। कबीले के सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि वो राजा कैसे होगा। कोई कह रहा होता है कि एकदम विशाल का एकदम गंदा सा शैतानों जैसा, कोई कह रहा होता है कि उसकी आवाज़ बहुत भयानक होगी। सारे अलग अलग बातें बना रहे होते हैं पर कोई अच्छा नहीं बोल रहा होता है। एक बोलता है कि वो अपना सैनिक लेके आएगा क्या? दूसरा बोलता है कैसे लाएगा, सबको तो वो खा जाता है, तो सैनिक कहाँ से होंगे उसके पास? भूख लगता होगा तो खा जाता होगा। दूसरा कहता है हाँ। अब लड़कियों में भी बात चलने लगती है कि पता नहीं किस लड़की की किस्मत फूटी होगी जो उसकी दुल्हन बन के जाएगी। सारी की सारी बात कर रही होती है। एक नीले बाल वाली लड़की कहती है कहीं वो मुझे पसंद ना कर ले, मेरे यहाँ के सबसे अलग बाल हैं,
कहीं वो मुझे पसंद कर लिया तो मैं भूत घाटी में नहीं रह पाऊंगी। अब वो लड़की रोने लगती है कि मुझे उस राजा के पास नहीं जाना है, मुझे भूत घाटी में नहीं। और सारी लड़कियां उसे शांत करवा रही होती है। अब कहानी नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होती है जब अपना भूत घाटी का राजा वहाँ पे आने वाला रहता है। अब सारे लीडर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं महल के सामने कि भूत घाटी का राजा आने वाला होता है। सारे मतलब डरे हुए होते हैं कि पता नहीं वो कितना सैनिक लेके आएगा, कैसे आएगा। पर सामने दिखाई देता है कि एक ओनली फॉर लड़का, एक लड़का घोड़ा लेके आ रहा होता है और वो लड़का अपना वैन केजिंग रहता है। वैन केजिंग का घोड़े की कलर वाइट थी और वैन केजिंग ने रेड ड्रेस पहना था। वैन केजिंग उस दिन बहुत ही सिंपल लग रहा था पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। सब लड़ जाती है कि इतना सुंदर लड़का कौन आ रहा है, हमने तो सुना था भूत घाटी का राजा आ रहा है, पर ये इतना सुंदर कौन है। जाओ जिसू भी वहीं पे खड़ा रहता है। जाओ जिसू तो गुस्से में रहता है, उस लड़के को देख के वो शांत रहता है। जाओ जिसू भी मन में कहता है ये सुंदर लड़का कौन है, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। अब वैन केजिंग अपना घोड़ा वहाँ पे रोकता है उन सभी लोगों के सामने और उतर जाता है। गाओचुन कहता है तुम कौन हो। वैन कहता है मेरा नाम वैन केजिंग है, भूत घाटी का लीडर। और ये सुन के तो सारे के सारे शौक हो जाते हैं। सब कहने लगते हैं ये लीडर है, इतना सुंदर। कोई सोचता है कि ये अकेले कैसे आया है, हमने तो सोचा था बहुत सारे लोग लेके आए होंगे। फिर दूसरा लड़का कहता है कि कैसे लाएगा, मैंने पहले ही कहा था सबको खा जाता होगा ना, सुंदर है तो मतलब क्या है, इसकी सुंदरता का यही राज होता होगा इंसानों को खा के। अब सारी लड़कियां तो फ्लैट हो जाती है वैन केजिंग को देख के। सब कह रही होती है इतना सुंदर। वो ब्लू बाल वाली लड़की जो उस समय रो रही होती है कि ये मेरे से शादी करके मुझे ले ना जाए, वो कह रही होती है कि काश ये मुझसे शादी करके अपने साथ ले जाए, ये कितना सुंदर है, ये अगर मुझे कैसे भी रखेगा मैं रह लूंगी। अपना जाओ जिसू जिसकी तारीफ कर रहा था वो भूत घाटी का लीडर है, ये सोच के उसे गुस्सा आ जाता है। जाओ जिसू तो वैन केजिंग को बहुत घूर के देख रहा होता है। वैन केजिंग जाओ जिसू की तरफ देखता है और एक प्यारी सी स्माइल करता है, पर अपना जाओ जिसू वैन केजिंग से नजरें हटा लेता है। वहाँ पे बिच्छू राजा भी रहते हैं। बिच्छू मन में सोचते हैं ये अकेला क्यों आया है, ये पागल हो गया है क्या, यहाँ के लोग इससे नफरत करते हैं और ये अकेला ही आ गया। वैन केजिंग बिच्छू को देखता है, बिच्छू भी वैन केजिंग को देखता है, पर दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं देते क्योंकि उनको बताना नहीं होता है कि वो पहले से दोस्त थे। गाओचुन कहता है तुम भूत घाटी के राजा हो। वैन कहता है हाँ मैंने कहा ना मैं भूत घाटी का राजा हूँ। वैन केजिंग गाओचुन कहता है तुम अकेले क्यों आए हो। वैन कहता है मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। गाओचुन कहता है अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर तुम्हारा कोई साथी नहीं है, मार के खा जो जाते हो दूसरों को। वैन केजिंग सिर्फ मुस्कुराता है। वैन केजिंग थोड़ी देर बाद में कहता है वैसे तुम्हें मेरी साथ तो याद है ना। गाओचुन कहता है हाँ मैंने यहाँ की सारी खूबसूरत लड़कियों को खड़ा करवाया है दरबार में, तुम किसी को भी चुन सकते हो। वैन केजिंग मुस्कुराता है और कहता है ठीक है अब क्या हम अंदर चल सकते हैं, यहाँ पे बहुत धूप है। गाओचुन कहता है ठीक है, और ये कहते हैं सब अंदर जाने लगते हैं। वैन केजिंग जब अंदर जा रहा होता है तो वैन केजिंग जाओ जिसू को देख के एक ईवल सी स्माइल करता है। जाओ जिसू गुस्से में ही कहता है क्या जो मेरे सामने है और मैं उसे मार नहीं पा रहा हूँ, मन कर रहा है कि मैं उसे जान से मार दूँ। कैसे हंस भी रहा था बदतमीजों की तरह। जाओ पर थोड़ी देर शांत हो जाता है और कहता है पर उसकी आंखें, ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने उसकी आंखों को कभी देखा है पहले। अब अपना काऊ वेनिंग भी वहाँ पे खड़ा था जिसकी आंखों में हल्का हल्का आंसू था। जाओ कहता है तुम रो क्यों रहे हो। काऊ वेनिंग कहता है गुजियन, इससे मैं गुजियन के बारे में पूछना चाहता हूँ पर हिम्मत ही नहीं हो रही। जाओ कहता है तो इसमें रोने वाली क्या बात है, हम इसका गला दबा के उसके बारे में पूछेंगे और उसको वापस लाएंगे अगर वो जिंदा होगी तो, तुम टेंशन मत करो। और ये कहते ही काऊ वेनिंग के आंसू साफ करता है। अब दरबार में पूरी लड़कियां खड़ी रहती है, एक से एक सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां रहती है। और गाओचुन के पास ही एक अलग सा कुर्सी रखा हुआ था जहाँ पे अपना वैन केजिंग बैठा हुआ था। वैन केजिंग सारी लड़कियों को देखता है पर उसके चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं रहता है और वो बिल्कुल खुश नहीं रहता है उस समय। और अपनी वो ब्लू बाल वाली लड़की बहुत ही अपने बालों को ना ऐसे सहला रही होती, सही कर रही होती है और कहती है मुझे पूरा यकीन है मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ये मुझे ही चुनेगा। अब केजिंग बड़े ठाठ से बैठा हुआ था और सारी की सारी खूबसूरत लड़कियाँ उसके सामने खड़ी थी। वो नीले बाल वाली को तो बहुत ही घमंड था कि ये राजा मुझे ही चूज करेगा क्योंकि मैं खूबसूरत जो हूँ। एक लड़की दूसरे लड़की से कहती है कि मैं तो चाहती थी कि भूत घाटी का राजा मुझे चूज ना करे, पर अब तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ही चूज करे। मरे तो इतना सुंदर पति लेके मरे ना। वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी बहुत गरीब घर की थी, उनका जीना या फिर ना जीना कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं देता था। सारी लड़कियाँ आपस में ही वैन केजिंग की खूबसूरती की तारीफ कर रही होती है।
पीछे खड़ा हुआ जाओ जिसू उन लड़कियों की बात सुन रहा होता है। जाओ जिसू काओ वेनिंग से कहता है ये लड़कियां कितनी अजीब है, कल तो रो रही थी कि ये मेरे से शादी ना कर ले और आज ये सारी लड़कियां चाहती है कि ये राजा इनसे शादी कर ले। ये लड़कियां इसकी खूबसूरती देख के इसका कैरेक्टर भूल गए हैं कि ये कितना खराब इंसान है, इनने कितने सालों से हम पे अत्याचार किया है। वैन केजिंग बिना किसी इम्प्रेशन के बैठा था। गाओचोन बोलता है क्या हुआ, एक लड़की चूज करो और हमारी फिर मदद करो, समय खराब मत कीजिए, पता नहीं कितने लोग मर रहे होंगे। वैन केजिंग वहाँ से उठ जाता है और उन सारी लड़कियों के पास जाने लगता है। वो नीले बाल वाली तो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वैन केजिंग उसकी तरफ ही जा रहा होता है। वो बहुत ही स्माइल कर रही होती है और वैन केजिंग उसके पास जाके वहाँ से मुड़ जाता है। वैन केजिंग सारी लड़कियों को देखता है। वैन केजिंग सारी लड़कियों को देखता है, फिर वैन केजिंग सबसे पीछे जाने लगता है जहाँ पे अपना जाओ जिसू खड़ा था। वैन केजिंग जाओ जिसू के पास जा रहा होता है। जाओ जिसू मन में ही सोच रहा होता है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है। वैन केजिंग जाओ जिसू के एकदम सामने खड़ा हो गया था। जाओ जिसू को तो वैन केजिंग को देखना भी नहीं था, इसलिए वो अपनी नजरें हटा लिया और ये देख के अपना वैन केजिंग मुस्कुराता है और उनसे थोड़ा दूर खड़ा हुआ अपना बिच्छू राजा सोच रहा होता है कि आखिर ये वैन केजिंग चाहता क्या है, वो जाओ के पास क्यों गया है। और ये तो सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं कि भूत घाटी का लीडर जाओ जिसू के पास क्यों गया है। तभी अचानक से अपना वैन केजिंग जाओ जिसू का कमर पकड़ लेता है और जाओ जिसू को अपने बहुत करीब ला देता है और ये देख के सारे शौक हो जाते हैं। बिच्छू तक सोचता है कि वैन केजिंग आखिर कर क्या रहा है। इस हरकत की वजह से जाओ जिसू को तो और भी गुस्सा आने लगता है। वैन केजिंग फिर चिल्ला के बोलता है कि मैं इससे शादी करूंगा। ये सुन के तो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जाओ जिसू को गुस्सा आता है, वो वैन केजिंग को धक्का देता है और हाथ से ही मारने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में हाथ से फाइटिंग होती है। वो दोनों बहुत ही खूबसूरती से फाइटिंग कर रहे थे। जाओ जिसू तो बहुत ही गुस्से में था, पर अपना वैन केजिंग बहुत ही स्माइल कर रहा था और बहुत ही आराम से फाइटिंग कर रहा था। अपना वैन जाओ का हाथ पकड़ के उसे पीछे मोड़ लेता है और उसे अपने बहुत करीब ला देता है। जाओ जिसू अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर अपने भूत घाटी के राजा के हाथ में बहुत दम था, वो छुड़ा नहीं पाता। अपना जाओ जिसू तो बहुत गुस्से में रहता है और अपना वैन केजिंग उतना ही मुस्कुरा रहा होता है। वैन केजिंग अपना चेहरा जाओ जिसू के बहुत करीब ला देता है और उसको बड़े प्यार से देख रहा होता है। पर आखिरकार अपना जाओ वैन के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेता है और सीधा होके उसे तेज धक्का देता है अपने हाथ से। जाओ जिसू वैन को आंतरिक चोट देने वाला था, पर वैन ने अपना हाथ आगे कर लिया था, जिस वजह से वैन के हाथ पे चोट लगा था और उसका शरीर टच नहीं हुआ, इस वजह से वैन को उतनी चोट नहीं लगी। जाओ एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। फिर गाओचोन भी कहता है ये क्या बात हुई, आपने कहा था कि आपको किसी से शादी करना है। अपना वैन मुस्कुराता है और कहता है हाँ, अब मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मुझे किसी से शादी नहीं करना, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे शादी करना है। गाओचोन कहता है आपने ये नहीं कहा था कि आपको किसी लड़के से शादी करना है। वैन बोलता है एक मिनट, मैंने ये भी नहीं कहा था कि मुझे किसी लड़की से शादी करना है, मैंने तो ये कहा था कि मुझे किसी से शादी करना है और मुझे यहाँ के सबसे खूबसूरत और सबसे बहादुर लड़के जाओ जिसू से शादी करना है। और ये कहते ही जाओ जिसू की तरफ अपना हाथ दिखाता है। जाओ जिसू तो गुस्से में फूल रहा होता है। जाओ जिसू उसको मारने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, तभी अपना काओ वेनिंग उसे रोक लेता है। काओ वेनिंग कहता है थोड़ा सब्र कीजिए, वो हमारी मदद करने के लिए आए हैं, हम उसे मार नहीं सकते। जाओ जिसू तो बहुत ही गुस्से में रहता है। जाओ जिसू बोलता है गुस्से में तो वो फालतू की बातें करेगा क्या, मैं इससे शादी करूंगा कभी नहीं, मैं मरना मंजूर करूंगा पर इससे शादी करना नहीं, मैं तो उसका गला काट दूंगा। अब ना वैन तो ये बात सुन के बहुत हंसने लगता है और जाओ जिसू के पास चला जाता है और अपना गला आगे कर देता है, मतलब अपने गले से अपना बाल हटा लेता है और एकदम पास में ले जाता है और कहता है काट दो अगर काट सको तो। जाओ जिसू बहुत ही गुस्से में बोलता है तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। वैन बोलता है हाँ क्यों नहीं, बताओ। काओ वेनिंग पर जाओ को रोक लेता है कुछ भी हरकत करने से और जाओ जिसू तो गुस्से में ही फूल रहा होता है। वैन मुस्कुराता है, फिर थोड़ा शांत हो जाता है और एक तिरछी निगाह से सबसे कहता है कि अगर तुमने मेरी शादी इससे नहीं करवाई तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अब ये सुन के तो सारे हैरान और सैन अपना फट्टू वो डर डर के कहता है कि ऐसे कैसे मदद नहीं करोगे, ये शादी करेगा, पक्का शादी करेगा। वैन केजिंग मुस्कुराता है और कहता है सही है ना, ये शादी करे तो मैं आप लोगों की मदद कर दूंगा, जितना हो सके उतना जल्दी करना, क्योंकि अब आप लोगों के हाथ में
दूसरों की जिंदगी है। और ये कहते ही मुस्कुरा के बाहर जाने लगता है। गाओचन कहता है कहाँ जा रहे हो? वैन कहता है कि आपके गार्डन का थोड़ा लुत्फ उठा लूं, थोड़ा घूम के आ लेता हूँ। तब तक आप सोच लीजिए कि मेरे से शादी करेगा कि नहीं किया तो मैं अपना भूत घाटी वैसे ही चला जाऊंगा जैसे आया था। और ये कहते ही जाओ जिसू को देख के वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू तो उसके पीछे मारने के लिए पड़ जाता है, मतलब उसको मारने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे बिच्छू उसको रोक लेता है। बिच्छू कहता है कुछ भी करने से पहले सोच लो, अगर हमने इसको यहाँ पे मारा तो ये गद्दारी होगी और धोखेबाजी भी, और हम लोग ये नहीं करते। अगर तुमने ये किया तो उसमें और तुम्हारे में फ़र्क क्या रहेगा, तुम ही सोचो। और ये सुन के ही जाओ जिसू शांत हो जाता है। सैन गाओचन से कहता है कि इसकी शादी जल्दी से करवा दो, वैसे भी इसको बहुत पड़ी थी ना, हम दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। अब तो इसकी ही ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना, अब तो उसको कोई टेंशन नहीं है, ये दूसरों की ज़िंदगी बचा रहा है। और सैन ऐसे ही घबराते हुए जाओ जिसू कहता है कि है ना, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है ना, तुम मुझसे शादी करोगे ना? जाओ जिसू गुस्से में कहता है कभी नहीं, मैं उससे शादी तो कभी नहीं करने वाला। तुम लोग भूल जाओ कि मैं उससे शादी करूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। अब ये ही बहस वहाँ पे चल रही होती है। तभी अपना बिच्छू मौका देख के वहाँ से चला जाता है। बिच्छू वैन को चुपचाप से एक शांत जगह पे लाता है जहाँ पे कोई नहीं रहता है। बिच्छू कहता है तुमने ये क्या किया, तुम जाओ जिससे शादी क्यों करना चाहते हो? वैन मुस्कुराता है और इतना ही कहता है कि बस करना चाहता हूँ। बिच्छू बोलते हैं पर क्यों करना चाहते हो, कोई रीजन? वैन शांत रहता है और एक प्यारी सी स्माइल देख के बोलता है उसकी बहादुरी, उसका चेहरा मुझे बहुत भा गया। बिच्छू बोलते हैं पर वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो तुम्हें मारना चाहता है, क्या पता वो शादी के बाद तुम्हें मार ही दे। अपना वैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं उसके हाथ से तो मरना भी मंजूर। बिच्छू बोलते हैं कि ये सब कहने में ही अच्छा लगता है, वो तुमसे नफरत करता है, तुम क्या ही करोगे ऐसे इंसान से शादी करके जो तुमसे नफरत करता हो। वैन बोलता है मुझे चुनौतियों में बहुत मजा आता है और ये मेरे लिए एक चुनौती है। वैन बिच्छू की तरफ देखता है और एक ईवल से स्माइल करता है और कहता है देखना वो एक दिन मुझसे जरूर प्यार करेगा। अरे कहते ही मुस्कुरा के वहाँ से जाने लगता है और कहता है अब तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना, ठीक है? नहीं तो अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे दोस्त हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे, समझ गए ना? बिच्छू हाँ में सर हिलाता है और वैन वहाँ से मुस्कुरा के चला जाता है। बिच्छू चुपचाप वहाँ पे वापस चला जाता है जहाँ पे बहस हो रहा था। अभी भी सब बहस कर रहे होते हैं कि वैन से जाओ शादी करेगा कि नहीं। सारी लड़कियों का तो दिल टूट गया होता है और वो ब्लू बाल वाले कह रही होती है तभी सोचो मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा था, एक्चुअली में वो गे है, उसे लड़कियां पसंद ही नहीं, इसलिए उसने मुझे भाव नहीं दिया। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी सुंदर लड़की को कोई भाव ना दे। जाओ तो अभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। सैन गुस्से में बोलता है यहाँ के लीडर मेरे भाई है, इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। जाओ बोलता है मैं नहीं करने वाला। और ये बहस चल ही रहा होता है तभी बिच्छू बीच में बोलता है बात सुनो मेरी, लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बिच्छू जाओ से बोलता है बात सुनो जाओ, तुम शादी के लिए हाँ कह दो। जाओ बोलता है तुम्हारे कहने पे मैं हाँ कह दूंगा, तुम्हें ये लगता है? बिल्कुल नहीं। बिच्छू बोलते हैं कि तुम अभी हाँ बोल दो और जब ये प्रॉब्लम सही हो जाए तो तुम मुझसे मना कर देना। जाओ बोलता है क्या मतलब? बिच्छू बोलता है तुम जानबूझ के ऐसी हरकतें करना जिस वजह से वो परेशान हो जाए और तुमसे शादी करने की जिद छोड़ दे। सैन कहते हैं हाँ ये तो कर सकते हो ना तुम, देखो जाओ तुम्हारे हाथों में ही हमारी ज़िंदगी है, पता नहीं ये किसको और कब हो जा रहा है, कौन यहाँ पे वो जानवर बन के लोगों को काटने लग जाए, अब तुम्हारे हाथों में ही सबकी ज़िंदगी है। गाओचन भी कहता है बिच्छू सही बोल रहा है, हमारी इतनी बात मान लो प्लीज़। गाओचन जाओ के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है देखो जाओ अगर हम जिद पे आए तो तुम्हें शादी ही करनी पड़ जाएगी, इससे अच्छा तुम शादी के लिए अभी हाँ बोल दो और कुछ ऐसा करो कि वो बाद में शादी के लिए ना कर दे। अब जाओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। तभी काओवेनिंग बोलता है इनके विचार खराब नहीं है, हम इस चीज़ से लोगों की जान बचा सकते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान से शादी करें। जाओ जिसू थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है मैं बिच्छू की बात मान लूँगा। अब बिच्छू मन में ही कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जाओ मेरी बात मान के। अगर वैन केजिंग किसी जिद पे आ जाए तो कुछ भी करके वो करके ही रहता है। अगर उसने सोच लिया है कि वो तुमसे शादी करेगा तो तुम उसे कितना भी परेशान क्यों ना करो, वो तुमसे शादी करके ही रहेगा। अब थोड़ी देर बाद वैन केजिंग को वहाँ पे बुलाया जाता है। वैन केजिंग आते ही बोलता है जल्दी बताओ क्या करना है, मुझे मेरे घर भी जाना है। गाओचन कहता है कि जाओ जिसको शादी करने के लिए तैयार है और ये सुन के वैन केजिंग खुश हो जाता है और जाओ की तरफ बड़े प्यार से देखता है, पर जाओ जिसू तो अभी भी गुस्से में ही देख रहा होता है। वैन केजिंग मुस्कुरा के कहता है ठीक है
तो अब मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और ये कहते ही जाने लगता है। गाओचुन कहते हैं अभी तुमने बोला कि तुम मेरी मदद करोगे और अब तुम जा रहे हो। वैन बोलते हैं तुम्हारी मदद करने ही तो जा रहा हूँ। वो गैस कहाँ से निकल रहा है ये मुझे पता है, मैं उसे बंद करने जा रहा हूँ। और हाँ, आगे से वहाँ पे खुदाई मत करना, नहीं तो वापस से गैस निकल जाएगा और वापस से इंसान ऐसे ही बनने लग जाएंगे। और मुझे दोबारा शादी नहीं करना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करूँगा। और ये कहते ही वहाँ से जाने लगता है। गाओचुन कहता है थोड़े बहुत लोग उसके पीछे जाओ, अगर कोई शैतान उस पर हमला करे तो उसकी मदद करना, क्योंकि ये हमारी अभी मदद कर रहा है तो इसकी जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। और गाओचुन 2-3 सैनिकों को बोल देता है पीछे जाने के लिए। और फिर गाओचुन जाओ को बोलता है कि तुम भी जाओ। जाओ गुस्से में बोलता है मैं क्यों जाऊँ, मैं इसकी जान क्यों बचाऊं। गाओचुन जाओ पे चिल्ला के कहता है कि तुम अपने नफरत का टोकरा कहीं और लेके जाओ, अभी ये हमारी मदद कर रहा है, अगर इससे कुछ हुआ तो बाकी को भी कुछ हो जाएगा, अगर ये मर गया तो बाकी लोग भी मर जाएंगे, समझ रहे हो। जाओ अपना गुस्सा हर वक्त नहीं दिखाया करते। जाओ गुस्से में ही बोलता है ये तो भूत घाटी का राजा है ना, जिसने सालों से हम पे राज किया है, तो ये कैसे मरेगा, डर किस बात का, ये तो सबको मारता है, तो ये मर कैसे सकता है। गाओचुन बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं यहाँ का लीडर हूँ और बात माननी पड़ेगी, जाओ चुपचाप। जाओ जिसु भी गुस्से में वैन के पीछे जाने लगता है। अब अपना वैन केजिंग महल के बाहर आ गया होता है और उसके पीछे पीछे 5 सैनिक भी आ गए होते हैं। वैन केजिंग वहीं पे खड़ा था, तभी वैन केजिंग देखता है कि जाओ जिसु भी उसी के पास आ रहा है। और ये देख के वैन केजिंग मुस्कुराता है। जाओ जिसु वैन के पास जब आ जाता है तो वैन जाओ से कहता है तुम काफी अच्छे हो, अभी से अपनी पत्नी धर्म निभा रहे हो अपने पति की जान बचा के। जाओ सु गुस्से में कहता है वैन से कि मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। वैन मुस्कुरा के कहता है हाँ तुम लड़के हो, पर तुम मेरी होने वाली पत्नी भी तो हो। जाओ जिसु गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, अपना मुंह बंद रखो और ये गैस कहाँ से आ रहा है उसे बंद कर दो। वैन कहता है अभी से ही इतना हुक्म चला रहे हो। हाय वैन केजिंग, तुम्हारा शादी के बाद क्या होगा, अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम शादी के बाद मेरे पीछे डंडा लेके ना पड़ जाओ मुझे मारने के लिए। जाओ कहता है नहीं, तलवार लेके पीछे पड़ूंगा तुम्हारा गला काटने के लिए। वैन कहता है मतलब तुम पक्का मान गए हो मुझसे शादी करने के लिए, तभी तो तुमने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वैन कहता है कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि तुम तो काफ़ी अच्छे इंसान हो, लोगों को मरता हुआ कैसे देख सकते हो, दूसरों के लिए खुद को भूत घाटी में झोंक दिया। तुम्हें पता है ना भूत घाटी कैसी जगह है। जाओ जिसु बोलता है हाँ पता है, एक काली घनी जंगल जहाँ पे कुछ नहीं है। वैन मुस्कुरा रहा होता है। जाओ कहता है एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसानियत नाम की चीज नहीं है, मुझे तो लगता है वहाँ पे इंसान ही नहीं है। हो भी कैसे सकते हैं, जहाँ का राजा लोगों को खाता हो वहाँ पे इंसान बचेगा भी कैसे। वैन तेज तेज हंसने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि भूत घाटी सिर्फ एक जंगल है जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान रहता है और जो दूसरों को खाता है। जाओ भी मुस्कुराता और कहता है तुमने सब सही कहा, पर मुझे ये नहीं लगता कि वहाँ पे इंसान रहता है, वहाँ पे तो एक दानव रहता है। और वैन केजिंग की तरफ देखने लगता है गुस्से में ही। वैन भी जाओ की आंखों से अपनी आंखें मिलाने लगता है और कहता है हाय तुम्हारा ये देखने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद है। और ये कहते ही एक ईवल सी स्माइल करता है। जब वैन जाओ की आंखों में देखने लगता है तभी जाओ अपनी नजरें हटा लेता है और कहता है अब चलो। और ये कहते ही जाने लगता है। वैन भी फिर जाओ के पीछे जाने लगता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम जहाँ बोलोगे मैं तो वहाँ जाऊँगा। और ये कहते ही दोनों ही जाने लगते हैं, मतलब वो 5 सिपाही और अपने वैन और जाओ उस जंगल मतलब उस गुफे की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से गैस लीक हो रहा है। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है और आप इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये FF जब भी आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही आए। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।